गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हम एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन की हमारी पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। एग्लूटिनेशन में अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जाम्पल दिया था VDRL टेस्ट का, और जो प्रेसिपिटेशन टेस्ट था उसके अंदर मैंने एग्जाम्पल दिया था विडाल टेस्ट का। आज हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते जा रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। तो नेक्स्ट आता है CFT, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑप्सोनाइजेशन, जिसके अंदर आएगा एलिजा टेस्ट बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड CFT यानी कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट की एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसको फिक्स करने के लिए कैपेबल कर दिया जाता है। ये पहले बहुत पॉपुलर टेस्ट था और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इन दिनों में ये पूरा डिमिनिश हो चुका है। इसके प्रिंसिपल की अगर अपन बात करें तो प्रिंसिपल 2 स्टेप रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डेफिनेशन आपको इसके अंदर ही जो इसके 2 स्टेप है ना उसके अंदर समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके 2 स्टेप रिएक्शन में प्रिंसिपल बताया गया है। तो टेस्ट स्टार्ट करने के पहले सीरम को इनएक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, इनएक्टिवेशन का मतलब ये है कि साहब उसका जो अपने को पीएच देना है वो देंगे अपन, और एक प्रॉम्प्ट टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, तो किसी किसी में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पर हमने इसको इनएक्टिवेट करने के लिए कितना सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, 56 डिग्री सेल्सियस फॉर दी 30 मिनट्स। ठीक है, इसको किया जाएगा ताकि अपन जो भी नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, जो भी नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स प्रेजेंट है कॉम्प्लीमेंट सीरम में, उसको रिमूव कर सकें। कुल मिला के बात यह है कि इसको अपने को इनएक्टिवेट करना है ताकि जो भी अननेसेसरी चीज इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारी हट जाए। और इसको इनएक्टिवेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 56 डिग्री सेल्सियस में इसको रखना पड़ेगा 30 मिनट्स के लिए। तो फर्स्ट स्टेप आती है कि साहब एंटीजन चाहे वो सोल्यूबल हो या फिर पार्टिकुलेट इन नेचर हो, या चाहे तो सोल्यूबल हो या फिर इनसोल्यूबल हो, तो उसके अंदर एंटीजन के अंदर हम मिलाएंगे टेस्ट सीरम। जो भी हमको टेस्ट करना है, मतलब कि ब्लड का कंपोनेंट होता है सीरम, या तो एंटीजन के अंदर हम मिलाएंगे सीरम, और एक ग्विनिया पिग का कॉम्प्लीमेंट होगा। इन सबको मिक्स कर देंगे हम, ठीक है, टुगेदर। और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो मतलब जैसे अपने पिछली जो क्लास मैंने ली थी उसके अंदर मैं बोल रहा था कि साहब क्लम फॉर्मेशन हो रही है, क्लम का फिर मैंने अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया था। इसके अंदर क्या होगा कि अगर पॉजिटिव टेस्ट आएगा तो कॉम्प्लीमेंट जो होंगे वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो कॉम्प्लीमेंट जो होंगे वो फिक्स नहीं होंगे, मतलब कि सीरम के अंदर फ्रीली घूमते रहेंगे। ठीक है, तो आया समझ में, पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन दिनों यूज नहीं लिया जाता है। अगर मैं बात करूँ सेकेंड स्टेप की, तो इसके अंदर एक हीमोलाइसिस इंडिकेटर सिस्टम का यूज लिया जाता है। तो इसके अंदर गौर करना कि जो भेड़ होती है, मतलब कि शीप, उसकी RBC को लिया जाता है, ठीक है, और कोटेड कर दिया जाता है एंटीबॉडी के साथ में, जिसको हम बोलते हैं एम्बोसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? एम्बोसेप्टर्स। ये कैसे प्रिपेयर किया जाएगा कि साहब इंजेक्ट कर देंगे हम शीप की RBC को किसके अंदर, रैबिट के अंदर, और फिर उसके अंदर जैसे हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स देखे थे, वैसे ही इसके अंदर देखेंगे साहब अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, वो फिक्स हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट के साथ में, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो फिक्स नहीं होगी, वो फ्रीली सीरम के अंदर घूमती रहेगी। नेक्स्ट आती है इसकी एप्लीकेशंस कि साहब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता था। ठीक है, तो पहले एक टेस्ट होता था जिसका नाम था वॉसरमैन टेस्ट। ठीक है, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर CFT था, यानी कि मोस्ट पॉपुलर CFT बोलूँ तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट का मोस्ट पॉपुलर टेस्ट कौन सा था, वॉसरमैन टेस्ट। ठीक है, जो कि यूज किया जाता था फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सिफिलिस। सिफिलिस एक डिजीज कंडीशन होती है जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो उसके टेस्ट के डायग्नोसिस में यूज किया जाता था वॉसरमैन टेस्ट।
अगर मैं इस टेस्ट की और एप्लीकेशन बताऊं तो CFT जो है वो वाइडली यूज लिया जाता था। डिजीज कंडीशंस आती है, मतलब कि बैक्टीरियल की क्लास आती है क्लैमाइडिया, आपने नाम सुना होगा, क्लैमाइडिया, रिकेट्शिया, ब्रूसेला या फिर माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शंस जो होते हैं। अगर मैं वायरल इन्फेक्शंस की बात करूं तो उसमें आ जाएगा रेबीज इन्फेक्शन, जो डॉग बाइट होती है उससे जो रिएक्शन होती है, ठीक है, उससे जो वायरल रिएक्शन होती है वो होती है रेबीज। नेक्स्ट आता है CFT के बाद में न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। कौन सा आता है? न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। तो जैसा आप वर्ड से डिपेक्ट कर पा रहे होंगे, न्यूट्रलाइजेशन मतलब कि ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, एकदम न्यूट्रल कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर होता है कि साहब जब भी एक एंटीटॉक्सिन को टॉक्सिन के साथ आप मिक्स कर देंगे तो जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा और एक न्यूट्रलाइज कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि जो टॉक्सिन था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हार्मलेस हो जाएगा। यही है न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जांपल होता है शिक टेस्ट। इसका क्या एग्जांपल होता है? शिक टेस्ट। जो शिक टेस्ट होता है उसके बारे में सुनो। शिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिप्थीरिया, ठीक है। इसको किसके डायग्नोसिस के लिए यूज लिया जाता था? डिप्थीरिया के डायग्नोसिस के लिए। और जो डिप्थीरिया होता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से कॉज होगा जिसका नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्या नाम है उसका? नाम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। उसकी वजह से डिप्थीरिया होता है और जो शिक टेस्ट है वो उसी को डायग्नोस करने के लिए यूज लिया जाता है। अगर मैं बात करूं प्रोसीजर की तो आपने सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं कि साहब इंट्राडर्मल रूट से, मतलब कि स्किन के अंदर, एक तो होता है इंट्रावीनस यानी कि वेन के अंदर, और अगर मसल्स के अंदर जाता है तो उसको अपन बोलते हैं इंट्रामस्कुलर, और अगर सबक्यूटेनियस फेट के अंदर जाता है तो उसको अपन बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट। तो अपन अभी स्किन के अंदर इस ड्रग को इंजेक्ट करेंगे, इसीलिए इसको हमने बोला है इंट्राडर्मल रूट, ठीक है। उसमें इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। वैसे इसको जो देखने का, ऑब्जर्व करने का जो टाइम होता है वो होता है 1, 4 और 7 डेज। मतलब पहले दिन देखेंगे, चौथे दिन देखेंगे, 7वें दिन देखेंगे। लेकिन इसका हमने ऑन एवरेज जो टाइम दिया है वो दिया है 3.5 डेज, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 3.5 डेज। ये वेरी करता है, मतलब कि मेनली 72 आवर्स के अंदर आपने देख लिया इसको। तो हम इसके प्रोसीजर में क्या करेंगे साहब कि 0.1 ml, 1 ml नहीं है ये, 0.1 ml, मतलब बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है। मतलब कम से कम जो लीथल डोज हो सकता है ना वो अपन ने यहाँ पे लिया है, ठीक है। 0.1 ml डिप्थेरियोइड यानी कि डिप्थेरियल टॉक्सिन का हमने एडमिनिस्टर किया है पेशेंट की आर्म के अंदर बाय द इंट्राडर्मल रूट, ठीक है। उसके बाद में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे जहाँ पे हमने इंजेक्ट किया था 3.5 डेज के अंदर, ठीक है। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि साहब हमारे पास अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। या तो वो एकदम पॉजिटिव होगा या फिर स्यूडो पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव या फिर स्यूडो पॉजिटिव। स्यूडो मतलब होता है झूठ, ठीक है। मतलब वो पॉजिटिव नहीं है लेकिन लगेगा अपने को यार ये पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अपन उसमें कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे कि साहब क्या है। उसके में रिजल्ट एकदम प्रॉपरली नेगेटिव हो सकता है या फिर स्यूडो नेगेटिव, मतलब कि अपन उसमें भी डाउट में रहेंगे कि साहब ये नेगेटिव है या नहीं है। तो इसमें 4 कैटेगरीज आती है जो कि हम पेशेंट के हाथ पे कितने डायमीटर का लीजन हुआ है, ठीक है। वैसे 5 to 10 mm का लीजन होता है, वो अलग अलग कंडीशन से हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं। अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट होता है तो उसमें डायमीटर साइज अलग हो जाता है, लेकिन अगर जो नॉर्मल पेशेंट है जिसका इम्यून सिस्टम ठीक है और उसके अंदर ये टेस्ट किया गया है तो 10 mm साइज हम बोलते हैं, ठीक है। मेनली साइज के ऊपर कितने डायमीटर का लीजन हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस रेडनेस है या स्वेलिंग है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है टेस्ट का रिजल्ट। तो मैंने आपको 4 कंडीशन है वो बताई थी, पॉजिटिव, स्यूडो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दी स्यूडो नेगेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट ऑप्सोनाइजेशन। क्या आता है? ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन एक प्रोसेस होती है कि साहब आप एक
बैक्टीरिया जो पार्टिकल है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और फेगोसाइटिक एक्टिविटी के लिए फॉर दी व्हाट, फॉर दी फेगोसाइटिक एक्टिविटी। फेगोसाइट मैंने आपको बताया था कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है जो बैक्टीरिया को वो इनगल्फ कर देता है और मार के उसका जो भी मतलब कि नॉन हार्मफुल मटेरियल है उसके फॉर्म में उसको वापस एक्सट्रैक्ट आउट कर देता है, ठीक है, ताकि वो बैक्टीरिया हार्म ना कर सके। तो फेगोसाइटिक एक्टिविटी के मैंने बारे में आपको बताया था। तो फेगोसाइटिक एक्टिविटी में ऑप्सोनाइजेशन विल प्ले अ मेन इंपॉर्टेंट रोल। हाउ, कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि साहब जो बैक्टीरियल जो पार्टिकल है उसको ये आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है ताकि फेगोसाइटिक एक्टिविटीज हो पाए, ठीक है। तो ये उस बैक्टीरिया को मोर ससेप्टेबल बना देगा मरने के लिए, ये मान लो सिंपल टर्म में, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगर ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस नहीं होता तो क्या होता, तो विदाउट द ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस जो रिकॉग्निशन है बैक्टीरियल पार्टिकल का वो नहीं हो पाता। अगर रिकॉग्निशन नहीं होता मतलब कि अगर उसको अपन जान पहचान ही नहीं पाते तो सीधी सी बात है उसका आप डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर पाओगे, उसको आप खत्म भी नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों चीजें इनएफिशिएंट हो जाती है अगर ऑप्सोनाइजेशन नहीं होता तो। यहां तक बात समझ में आई। अब आती है ऑप्सोनिक इंडेक्स। जब भी वर्ड लगेगा इंडेक्स मतलब कि अपन किसी ना किसी चीज में क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज के रेशो की बात करें, किसी ना किसी चीज में हम डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं। तो ऑप्सोनिक इंडेक्स में क्या होगा बच्चे, इसमें एक रेशो नंबर निकाला जाएगा, ठीक है, कि बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हुआ हो फेगोसाइटिक एक्टिविटीज के द्वारा, ठीक है, पेशेंट के अंदर, और एक बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हुआ हो नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर। इसका रेशो रहेगा मतलब कि पेशेंट और नॉर्मल इंडिविजुअल का एक रेशो रहेगा कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी कैसे हुई है। एक तो होगा पेशेंट के अंदर, एक होगा नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर जो बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस हुआ है उसके बारे में अपन डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया की हमने यहाँ पे बात करी है, डिस्ट्रॉयड बाय फेगोसाइटोसिस इन द ब्लड ऑफ द टेस्ट पेशेंट, ठीक है, मतलब कि फेगोसाइटोसिस पेशेंट के अंदर कितना हुआ है बाय द नंबर ऑफ डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया इन द नॉर्मल इंडिविजुअल। और नॉर्मल इंडिविजुअल में उसका क्या डिफरेंस है, ये ऑप्सोनिक इंडेक्स आपको पता चलेगा। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो वो आता है एलिजा। क्या आता है, एलिजा। एलिजा का फुल फॉर्म आपको पता होगा जो एलिजा है उसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। इसका फुल फॉर्म आता है साहब एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है इसका, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो जो इसका नाम पड़ा है उसके पीछे रीजन है, ठीक है। वो रीजन क्या है, इसके नाम के पीछे जो रीजन है वो इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। पहला तो आता है रीजन कि साहब ये इम्यूनोसॉर्बेंट है, दूसरा इसके अंदर क्या है एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है। तो जो इम्यूनोसॉर्बेंट है उसकी डिटेल सुनो। इम्यूनोसॉर्बेंट क्या है कि साहब इसमें एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज लिए जाते हैं। एब्जॉर्बिंग मटेरियल का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो वो आएंगे पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल, ठीक है, जो कि स्पेशली क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देंगे एंटीजन और एंटीबॉडी को जो कि प्रेजेंट रहेंगे किसके अंदर, सीरम के अंदर। समझ में आया। इम्यूनोसॉर्बेंट यानी कि एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो कि प्रेजेंट रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल। ये POLLY नहीं आएगा, यहाँ पे POLY आएगा, ठीक है। पॉलीविनाइल जो कि स्पेशली एंटीजन एंटीबॉडी को क्या कर देंगे बच्चे, एब्जॉर्ब कर देंगे। अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ एलिजा की तो यहाँ पे दो मेथड सामने आते हैं। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। अगर मैं बोलूं डायरेक्ट मेथड के बारे में तो डायरेक्ट मेथड एंटीजन के लिए यूज होगा और इनडायरेक्ट मेथड एंटीबॉडी के लिए यूज होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है, सुनना। जो फर्स्ट है जो कि एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा,
कि हम वेल कोटेड एंटीबॉडी लेंगे, मतलब कि एंटीजन विथ कोटेड इन वेल्स। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आप देखो, एंटीजन इज कोटेड इन वेल्स। ठीक है, इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, वॉश कर देंगे बफर के साथ में, ताकि जो एक्सेस और फ्री, मतलब कि जो अनबाउंड एंटीबॉडी अपने पास पड़ी है वो सब वॉश आउट हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसको वॉश किया और जो एक्सेस थी वो वॉश आउट कर दी। ठीक है, एक्सेस को मैंने क्या कर दिया, वॉश आउट कर दी, मतलब अपने पास ओनली क्या बचेगी, स्पेसिफिक चीज बचेगी। ठीक है, उसके बाद में हमने टेस्ट सॉल्यूशन जो था, ठीक है, उसको ऐड किया वेल के अंदर और इंक्यूबेट कर दिया 37 डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर दी 2 आवर्स। कितने घंटे के लिए कर दिया, अभी अपन कहाँ तक पहुंचे, अभी अपन ओनली यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, इसमें अपन ने क्या किया कि साहब एंटीजन ऐड किया और उसको इंक्यूबेट कर दिया 37 डिग्री सेल्सियस फॉर दी 2 आवर्स। ठीक है, अगर एंटीजन कॉरिस्पॉन्ड करेगा एंटीबॉडी के, भाई अगर एंटीजन कॉरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी का प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और अपना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद में हमें उसे वापस वॉश करना है कि भाई जो भी अनबाउंड चीज रह गई हो उसको हम हटा देंगे। क्या कर देंगे, उसको हम हटा देंगे, तो अपने पास वापस क्या बच जाएगी, ओनली जो हमने हमारे काम आने वाली चीज है वही। ठीक है, अब हमारे पास ये हो चुका है, सेकेंडरी एंटीबॉडी का कॉन्जुगेट हो चुका है। ठीक है, ये आ गया। उसके अंदर हम जो ई लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये है एंजाइम। तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करेंगे हम, और फिर वापस जैसे हमने पहले 37 डिग्री सेल्सियस करके 2 घंटे के लिए उसको रखा था, उसी दौरान अब हम रखेंगे 1 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद हम वापस वही करेंगे साहब, इसको वेल वॉश कर दो। ठीक है, ताकि जो भी एक्सेस एंजाइम हो वो सब निकल जाए। वो तो हमारे पास अब क्या बचा, एकदम प्योर फॉर्म यहाँ पे बच चुकी है। उसके बाद हम इसके अंदर सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सबस्ट्रेट, ये ऐड करेंगे। जैसे आप सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो सबस्ट्रेट का काम होता है कि साहब वो कलराइज्ड प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे जैसे आपको चमकता हुआ दिख रहा होगा क्रोमोजन। ठीक है, तो कलराइज्ड एक जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म करता है और उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जैसे फेयर एंड लवली के साथ में नहीं आता था एक ब्राउन फिर लाइट ब्राउन फिर थोड़ा फेयर फिर देन फेयर फिर वाइट, और ऐसा जो एक मीटर आता था उसके साथ में कि आपकी फेयरनेस को आप कंपेयर कर सकते हैं, वैसे ही जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ में कंपेयर करके रिजल्ट इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी थी साहब एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। अगर मैं बात करूं एंटीजन डिटेक्शन के लिए, जो आपको बी फॉर्म में दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बात करूं एंटीजन डिटेक्शन के लिए, तो हमको सेम यही प्रोसेस रहेगा, लेकिन जहां पे हमने पहले, ठीक है, जहां पे हमने पहले कोटेड लिया था, इस बार अपने पास सिंपल रहेगा। ठीक है, वेल कोटेड हमने विथ एंटीजन आया। ठीक है, उसको जैसे हम पहले कर रहे थे वॉश वगैरह, वैसे वॉश करना है ताकि रिमूव जो एक्सेस अनबाउंड जो चीज है, जो किसी से बाउंड नहीं हो रही, जो अनस्पेसिफिक चीज है वो निकल जाए। अब अपने को क्या करना है, सीरम ऐड करना है और इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 आवर्स के लिए। अगर एंटीजन एंटीबॉडी के कॉरिस्पॉन्ड है तो वो दोनों रिएक्ट करेंगे। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद में वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको उसको वॉश कर देना है वापस। जब जब आप प्रोसेस करते रहेंगे, जब जब आपकी रिएक्शंस होती जाएगी, आपको उसको क्या करना है, वॉश करके जो भी खराब चीज़ उसको हटा देनी है, ओनली प्योर चीज़ आपके पास रखनी है। ठीक है, वॉश किया वेल को और रिमूव कर दी जो भी फ्री और अनबाउंडेड चीज़ थी। इसके बाद में आपको एंजाइम लिंक जो सेकेंड एंटीबॉडी अपने पास थी उसको ऐड करना है और इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 घंटे के लिए। ठीक है, वापस वेल वॉश किया, एंजाइम अपन ने ऐड किया, सेकेंड एंटीबॉडी सबस्ट्रेट ऐड किया, और वो वापस क्या करेगी, अपने को एक कलराइज्ड प्रोडक्ट शो करेगी। उसको अपने को वापस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ कंपेयर करके रिजल्ट इवेल्युएट कर लेना है। यही था अपना एलिजा टेस्ट। ठीक है, यही था अपना एलिजा टेस्ट। यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है, जबकि आपको जो मैंने
पीडीएफ के अंदर जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन किया है, तो आपको ये पूरा जो मैंने डायग्राम को भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो पूरा आपको एक फ्लो चार्ट में अच्छे से समझ आ जाएगा। वहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको दी है और फ्लो चार्ट भी प्रोवाइड किया है, तो उसको अच्छे से पढ़ना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, हमारे टॉपिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को कंप्लीट करते हुए। थैंक यू वेरी मच।